दिव्यम पुस्तक की प्रवेशिका पर आज मैं कार्य कर रही हूँ। शुरू से अंत तक जो भी बिगनर्स हैं, जिन्होंने नया सब्जेक्ट लिया है, 5th क्लास में भी शुरू होती है संस्कृत से। आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ आज मैं लेकर आई दिव्यम की। इसमें सबसे पहले एक प्रार्थना दी हुई है। प्रार्थना पर आज हम कार्य करेंगे कि प्रार्थना का क्या अर्थ है। हे विश्वपाः वयं भवतां बालकाः स्मः, अस्मभ्यं विद्यां देहि, बलं देहि, आयुः देहि, अस्मभ्यं शुद्धं चित्तं देहि, सुविचारं देहि, मधुरां वाणीं च देहि, अस्मभ्यं गुरुभक्तिः देहि, पितृभक्तिं देहि, देशभक्तिं च देहि, अस्मभ्यं सुजीवनं देहि, स्वभक्तिं च देहि, वयं भवन्तं सततं नमामः, पूजयामः, स्मरामः च। का मतलब होता है और बच्चों, पिछले वीडियो में मैं इस प्रार्थना का अर्थ बता चुकी हूँ भावार्थ सहित। उस वीडियो का लिंक मैं इसमें दे दूंगी, आप उसमें से देखकर अर्थ समझ लें। अब हम प्रथमः पाठः संस्कृत वर्णमाला पाठ को शुरू करेंगे। तो आप देखें कि वर्णमाला का मतलब होता है जहाँ पर सभी वर्णों को पिरोया गया हो, क्रम से लिखा गया हो। इस वर्णमाला के अंदर स्वर और व्यंजन और अयोगवाह और जितने भी मतलब वर्णों के अंदर आते हैं, जिसको हम सीखते हैं, जिसको हम शब्द बनाने से पहले जिन अक्षरों को सीखते हैं, वो सभी वर्णमाला में पिरोए जाते हैं, क्रम से लिखे जाते हैं। तो वर्णमाला में स्वर भी होते हैं, व्यंजन भी होते हैं और व्यंजनों के प्रकार भी होते हैं। और इसकी अतिरिक्त जो अनुस्वार है, विसर्ग है, जो बिंदी वगैरह लगती है, उनके बारे में भी विस्तार से बताया जाता है। तो हम देखेंगे आज का पहला पाठ, प्रथमः पाठः संस्कृत वर्णमाला। हम शुरू करते हैं। भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। संस्कृत भाषा को अनेक भारतीय भाषाओं जैसे गुजराती, बंगला, हिंदी, मराठी, तमिल आदि की जननी कहा जाता है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी भी संस्कृत भाषा से ही विकसित हुई है। भाषा का प्रयोग अपनी बात कहने अर्थात बोलकर या लिखकर, हम अपनी बात को बोलकर या लिखकर बताते हैं ना, तो बात को कहने और दूसरे की बात को समझने के लिए सुनकर या पढ़कर किया जाता है ना। जब दूसरे की बात हम सुनते हैं, ये समझते हैं, तो या तो हम उसकी बात सुनकर समझते हैं या फिर उसकी बात लिखी हुई होती है तो वो पढ़कर समझते हैं। तो इसलिए भाषा के रूप हम देखेंगे कि भाषा के रूप का क्या अर्थ है। मौखिक होते हैं या फिर लिखित होते हैं। मौखिक अर्थात जो हम मुख से बोलते हैं, मुख से बोलकर अपनी बात करते हैं और दूसरा उसे सुनता है। और एक रूप होता है लिख कर। अगर हम दूर बैठे हैं तो हम लिख कर अपनी बात चिट्ठी के रूप में, लेटर के रूप में उसे देते हैं, या फिर नोटबुक में लिख कर अपनी बात, एग्जाम में जब हम लिखते हैं तब भी हम लिख कर देते हैं। तो लिख कर अपनी बात कही जाती है या फिर बोल कर कही जाती है। और समझते कैसे हैं? सुनकर या फिर पढ़कर। तो ये तो बात हो गई कि भाषा के रूप क्या है। अब बात करेंगे कि वर्ण क्या होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई अर्थात अक्षर। अक्षर जो है वो सबसे छोटी इकाई होते हैं। सही क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत व हिंदी की वर्णमाला एक ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। संस्कृत वर्णमाला में कुल 46 यानी 46 वर्ण हैं, जिन्हें 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे स्वर एवं व्यंजन, है ना। तो वर्णों को वर्णमाला में पिरोया जाता है, जिसके अंतर्गत स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। अब आगे क्या कहता है? आगे कहा है कि स्वर। अब हम अलग अलग इसके बारे में जानेंगे कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। स्वर वो होता है जो गले के अंदर से स्वर निकलता है। स्वर मतलब आवाज, आवाज जो आप तक पहुंचती है। लेकिन इसको कैसे पहचाने कि ये स्वर है? स्वर गले से सीधी आवाज बाहर निकलती है और मुख के अंदर के किसी भी भाग को टच नहीं करती, स्पर्श नहीं करती। जैसे अ हमने गले से बोला तो किसी भाग को टच नहीं किया, सीधे गले से आवाज, सुर बाहर निकला और आपके कान तक पहुंचा। इसी तरह से ई को भी हमने किसी से टच नहीं किया। ऐसे ही ऊ को भी हमने किसी अंदर से किसी भाग को टच नहीं किया।
तो जो गले में से स्वर निकला और सीधे बाहर आप तक पहुंचा, आपके कान तक पहुंचा, उसे हम स्वर का नाम देते हैं। मेन स्वर होते हैं अ, ई और उ, है ना। और इसके अलावा विस्तार से हम बात करें, इन्हीं का ह्रस्व स्वर यानी छोटा स्वर या इन्हीं का दीर्घ स्वर होता है, जिन्हें हम छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ बोलते हैं, उन्हें हम ह्रस्व स्वर बोलते हैं। और जिन्हें हम बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा उ बोलते हैं, उसे हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं। अब इनको और भी थोड़ी सी विस्तार से देख लें कि अ, ई, उ के अतिरिक्त भी, इनके अलावा भी स्वर होता है जिसे हम वर्णमाला में रखते हैं। वो होता है री, ऋषि वाला री, और होता है री। इसे हम संस्कृत के वर्णमाला में ही रखते हैं, इसीलिए संस्कृत के स्वरों में 13 स्वर होते हैं और हिंदी में स्वर 11 होते हैं। तो हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि संस्कृत में स्वर 13 होते हैं, क्योंकि इसमें री और ली को भी काउंट किया गया है, शामिल किया गया है। अब देखिए कि जब मेन स्वर हमारे 3 होते हैं अ, ई, उ, तो फिर 13 कैसे बने। अब हम आगे विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि अ, ई, उ ये तो ह्रस्व हो गए। इसके अतिरिक्त जब हम इसी को दीर्घ बनाते हैं तो अ, आ, ई, उ, है ना, 6 तो यही हो गए। अब उसके बाद हो जाते हैं संयुक्त व्यंजन हो जाता है, जैसे अ और ई मिलकर ए, आई, ओ, औ, 4 ये हो गए, है ना। तो 6 4 10 हो गए। और एक होता है री और एक होता है री, मिलाकर 13 स्वर हो गए। इसलिए संस्कृत में 13 स्वर होते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं कि व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजनों को विभाजित किया गया है, जिसमें हमने 25 वर्णों को स्पर्श व्यंजन के आधार पर विभाजित किया है। और स्पर्श व्यंजन 25 है, लेकिन 25 को भी हमने 5 और वर्गों में विभाजित किया है, ताकि वो अच्छे से समझ आ सके कि 25 किस तरह से है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया था कि स्वर जो है वो गले के किसी भी भाग को टच नहीं करते हैं, लेकिन व्यंजन जो होता है ना, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अर्थात स्वर की जो आवाज है वो व्यंजन में मिक्स करके, व्यंजन के साथ जोड़कर हम जो अक्षर बाहर निकालते हैं उसे व्यंजन बोलते हैं। जैसे क बोला तो क जो है वो अकेला क नहीं आया, क में अ की साउंड भी आई। क कैसे बोला? गले के अंदर से हमने भाग को ऊपर वाले तालू के साथ टच किया, तब हमने बोला। ये इस तरह से तो हो गया, लेकिन इसमें अब हम स्वर मिलाएंगे अ, तब ये क बाहर निकलेगा। तो हमने बोला क, तो क में अ स्वर मिला, तब ये क अक्षर आपके कान तक पहुंचा, अर्थात क में हमने स्वर मिलाया। तो कहने का अर्थ ये है कि व्यंजन वो होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और मुख के अंदर किसी ना किसी भाग को टच करके, स्पर्श करके ही वो आप तक पहुंचते हैं। तो ये तो हो गए व्यंजन। अब व्यंजनों को हमने 25 व्यंजन जो है वो स्पर्श व्यंजन जो है उनको हम 5 भागों में विभाजित कर लेते हैं वर्ग के आधार पर। अभी अभी मैंने बताया कि जो व्यंजन होते हैं भाग के मुख के अंदर से किसी ना किसी भाग को टच करके आते हैं। तो टच करने वाला जो स्थान है, उस स्थान से जो जो वर्ण निकलते हैं उनको हमने एक वर्ग में बांट लिया। जैसे क वर्ग है तो क वर्ग में 5 वर्ण है। कौन कौन से? क, ख, ग, घ, ङ। और ये पांचों ही वर्ण गले के ऊपर, जहां गला स्टार्ट होता है ना, कंठ के ऊपर तालु, बहुत ही ऊपर कंठ के साथ में जो ऊपर का भाग होता है उसको जब ऐसे टच होता है गला और ऊपर का भाग, तब ये क, ख, ग, घ, ङ ये व्यंजन निकलते हैं। और इसके अंदर हमने अ स्वर मिलाया तो ये क, ख, ग, घ, ङ ये आवाज बनकर आप तक पहुंचे।
इसी तरह से च वर्ग को देख लें। च वर्ग जो होता है वो ऊपर का जो स्थान होता है ना, जीभ के बीचों बीच, बीच का भाग जीभ, और ऊपर का जो मुख के अंदर और गले के बीच में जो ऊपर का भाग होता है उसे हम तालु बोलते हैं ना। तो तालु को टच करती है जीभ, और फिर उसके अंदर उस स्थान को टच करने के साथ साथ गले के अंदर से अ स्वर निकलता है या ई निकलता है या ऊ लगता है। तो उस व्यंजन को स्वर की सहायता से हम मुख से बाहर निकालते हैं, और मुख के बाहर जब वो आवाज आती है तब आपको समझ आता है कि ये च बोला गया है या छ बोला गया है। तो एक ही तालु, एक ही उच्चारण स्थान से बोले गए अक्षरों को हम एक वर्ग में रख लेते हैं। तो च वर्ग के सभी वर्ण तालु से बोले जा रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे च वर्ग। च छ ज झ ञ। तो एक तो क वर्ग हो गया जो कंठ से बोला जाता है, क ख ग घ ङ। दूसरा च वर्ग है जिसे हम तालु की सहायता से बोलते हैं च छ ज झ ञ। अब आते हैं ट वर्ग। ट वर्ग जो होता है ना, वो मुख के अंदर और दांतों के पीछे, जस्ट दांतों के पीछे ऊपर वाला भाग को छूकर जो अक्षर बोले जाते हैं वो होते हैं मूर्धा। उस स्थान को हम बोलते हैं मूर्धा, यानी कि मुख के अंदर ऊपर वाला स्थान मूर्धा। तो ट वर्ग को हमने मूर्धा वाले कॉलम में रखा क्योंकि मूर्धा इसका उच्चारण स्थान है। तो ट ठ ड ढ ण, ये पांचों ही वर्ण मूर्धा को टच करके आप तक ये अक्षर पहुंचते हैं, ये आवाज पहुंचती है, इसलिए हमने ट वर्ग को मूर्धा में रखा। अब आते हैं त वर्ग। त वर्ग जो है दांतों के पीछे वाले भाग को जीभ जब टच करती है तब त में अ मिला तो त बना। तो त थ द ध न, ये पांचों वर्ण दांतों को छूकर आप तक पहुंचते हैं ये आवाज। तो इसलिए इसको हम दंत उच्चारण स्थान कहेंगे। लेकिन किस भाग में रखे, किस वर्ग में रखा हमने? त वर्ग। त वर्ग को हमने पांचों को इसमें रख दिया त वर्ग में। अब आते हैं प वर्ग। प जो है दोनों होठों को टच करते इस तरह से, तब हम प बोलते हैं। अब जो भी इसके साथ और भी 5 वर्ड जो है वो भी होठों को टच करके ही आवाज आती है प। जब हम इसको खोलेंगे तब इसके साथ अ की ध्वनि इसके साथ मिलेगी और तब वो प की आवाज आपके कान तक पहुंचेगी। तो प फ भ भ म, इस तरह से ये पांचों वर्ण एक वर्ग में पिरोए गए हैं ताकि हर एक वर्ग के जो 5 वर्ण हैं, जो 5 अक्षर हैं, वो एक ही उच्चारण स्थान से बोले जा रहे हैं ताकि हम उसको अच्छे से पहचान सके। ठीक है, तो अब तो ये तो हो गए स्पर्श व्यंजन, जो ये 5 वर्गों में विभाजित किए हुए 25 व्यंजन हैं, इनको हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन, है ना। स्पर्श का मतलब होता है छूना, जबकि मुख के किसी भाग को छू कर कोई वर्ण निकलता है तो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब आते हैं, इसके बाद आता है 5वीं क्लास में, 5th क्लास में संस्कृत में ये स्पर्श व्यंजन के बाद आता है अयोगवाह। अयोगवाह जो होते हैं वो कोई वर्ण या अक्षर नहीं होते, वो एक चिन्ह होते हैं। जैसे एक बिंदु, किसी अक्षर के ऊपर हमने बिंदु लगा दिया तो उसको हम अनुस्वार कहते हैं, और किसी अक्षर के लास्ट में जैसे 2 बिंदियां डाल दी तो उसे हम विसर्ग बोलते हैं। तो ये किसी भी अक्षर पर बिंदी हो सकती है या विसर्ग हो सकता है, कोई एक अक्षर नहीं होता, ये कोई ना ही कोई व्यंजन होता है। तो आपने देखा होगा जब भी आप का ख ग जब छोटा 1st 2nd में आप पढ़ते हैं या नर्सरी में पढ़ते हैं, उसमें लिखा होता है ना अंग से अंगूर और आह खाली, है ना, वही वाला ये है अंग से अंगूर, यानी कि कोई ना होना चाहिए ना, अ लिखा के ऊपर जो बिंदी लगा दिया उसे हम अनुस्वार कहते हैं। और अह जो साउंड निकलती ना वो विसर्ग की साउंड होती है।
तो अ लिखा हुआ है, अ में विसर्ग लगा इसलिए अह बोल देते हैं। तो जो ह जो है वो विसर्ग की साउंड होती है, तो ह विसर्ग को कहा गया, इसलिए ये वाले जो विसर्ग, 2 डॉट्स और एक ऊपर वाली बिंदी, इनको हम अयोग वाह में रखते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया ना। अंग और आह क्या होता है, अंग को अनुस्वार बोलते हैं और जो आह जो डॉट है ना 2, उनको हम विसर्ग बोलते हैं। अब आते हैं, ये तो हो गया हमारा पहला चैप्टर कि वर्ण क्या है, वर्णमाला में क्या क्या होता है। अब इसका अभ्यास कार्य करेंगे, तो इसका अभ्यास कार्य हम अगली कक्षा में देखेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखें, बिना स्किप किए हर एक स्टेप को अच्छे से समझें, उसका अभ्यास करें, तो हर एक बात अच्छे से समझ में आने लग जाती है। इसलिए किसी भी स्टेप को स्किप ना करके अच्छे से समझते हुए देखें। कोई प्रॉब्लम है, कोई शब्द नहीं समझ आ रहा तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।